अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुंदस बाबर एंड हेयर विद अ न्यू वीडियो ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो पहले हमने जो डिस्कशन की थी वो सेल के ऊपर थी। हमने रेड लिवर सेल को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग पेज नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल के बारे में भी कुछ बातें हैं, तो उसको भी डिस्कवर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें आपको पता होंगी क्योंकि 9 मैट्रिक में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पूरा ही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में ही है। जिसमें गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं और भी इस तरह की चीज़ें वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको फाइनलाइज्ड करके इस टॉपिक को फिनिश कर दें और फिर कार्बोहाइड्रेट्स पे आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि अच्छा, हम लोग इस टॉपिक को इतना डिटेल में इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। सेल के बारे में सबको पता होता है, और अगर नहीं पता है तो हम इस तरह की हिंट दे देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में इस बात को लेके जाना बहुत ही कोई फालतू बात होगी, क्योंकि पहले ही बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है सेल में। जब आप लोग 9 मैट्रिक में होते हैं, फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर में आते हैं, तो उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं। इंटर लेवल में भी काफ़ी चीज़ें आप लोग जान जाते हैं। तो एक सेल तो एक बेसिक सी चीज़ है जो 9th क्लास में ही आपको अच्छे से समझा दी जाती है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो बातें आपको अभी पता चलेंगी इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर को इस बुक में लाने का रीज़न ही यही है कि कुछ बातें हमें सेल के बारे में नहीं पता होंगी, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। ओके, न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूकैरियोटिक डीएनए इज़ एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स। डीएनए में बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स इन द रेशो ऑफ 1:1। इनका रेशो क्या होता है? 1:1 होता है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। अब हिस्टोन्स का रेशो जब 1:1 होता है तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोसोम्स की जो एक पूरी असेंबली यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, वो आपस में जब मिलते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी, जो आप लोगों ने इंटर लेवल पे सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। 9 क्लास में तो नहीं, शायद मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमा का मतलब कलर होता है और सोमा का मतलब बॉडी। थस अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो एक क्रोमोसोम्स में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 1:1 का एक रेशो फॉर्म होता है डीएनए के अंदर, एक बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन, वो अपना एक रेशो निकालते हैं जो कि 1/1 होता है। ठीक है, तो उससे हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। वो न्यूक्लियोसोम्स हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पीशीज़। ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ पैक्ड होते हैं, कम्पैक्टली पैक्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर प्रोटीन होते हैं जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, जो कि 1/1 का रेशो रख के न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जितने भी न्यूक्लियोसोम्स होंगे और उसके न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं, उस मतलब एक क्रोमोसोम्स में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम भी ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो इसलिए कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। Okay, the nucleus of the eukaryotic cell contains a dense body known as nucleolus. Nucleus जो eukaryotic cell का, eukaryotic cell means आपको मैंने बताया था एक ऐसा सेल जो कि जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर हो, जिसका न्यूक्लियस जो ऐसे सेल्स जो कि एनिमल्स और ह्यूमन में पाए जाए, जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो बेसिकली इसके जो सेल होता है, इसकी मतलब एक डेंस बॉडी कंटेन करता है, यानी बहुत ही डेंस एक बॉडी का ये कंटेन करता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट इज़ रिच इन आरएनए। ये आरएनए से भरा हुआ होता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी उसमें पाया जाता है। पर्टिकुलरली द राइबोसोमल आरएनए विच एंटर्स द साइटोसोल थ्रू न्यूक्लियर पोल्स। ओके, तो ये रिच होता है आरएनए से।
और इसमें पर्टिकुलरली राइबोसोमल आरएनए जो कि एंटर होता है साइटोसोल से थ्रू न्यूक्लियोपोर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन होगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि साइटोसोल क्या है, न्यूक्लियोपोर्स क्या है और राइबोसोमल आरएनए क्या है, जो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको 9 मैट्रिक में नहीं पढ़ाया गया होगा। पहले तो सबसे बेसिक डिस्कशन ये है कि साइटोसोल होता क्या है। साइटोसोल बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में फ़र्क क्या होता है? साइटोसोल जो है बेसिकली वो साइटोस्केलेटन की तरह भी वर्क करता है। ये सेल को मूव करने में भी हेल्प करता है और इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करते हैं, सेल को शेप देते हैं। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। अब साइटोसोल और साइटोस्केलेटन में क्या फ़र्क होता है कि साइटोसोल जो है वो एक मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म भी माना जाता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म का एक मैट्रिक्स है, उसको एक शेप देता है और ऊपर से इसको सेल ऑर्गेनल्स को सराउंड करता है यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं, आप उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर मतलब जो सारी होते हैं वो साइटोसोल में ही होते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में जो बेसिक सा एक है फ़र्क, वो ये है कि साइटोप्लाज्म के ऊपर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन साइटोसोल उन सारे सेल ऑर्गेनल्स को सराउंड करता है, उन सराउंड करता है यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे वहीं पर अकर करते हैं। अब बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि जो बेसिक सा साइटोसोल है, साइटोसोल वही वाला जो सराउंड करता है ऑर्गेनल्स को, उसमें पर्टिकुलरली द राइबोसोमल आरएनए विच एंटर द साइटोसोल। तो यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये एंटर करता है साइटोसोल को किसके ज़रिए? न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए। सेल्स के अंदर न्यूक्लियोपोर होते हैं जिससे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए किसको एंटर करता है? साइटोसोल को। अच्छा, साइटोसोल को एक और नाम भी हम देते हैं, ग्राउंड मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, या ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जो कि ऑर्गेनल्स वगैरह को सराउंड करता है। इसकी बेसिक से डेफिनेशन ये आप कह सकते हैं कि फ्लूइड पोर्शन विच सराउंड द ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनल्स एंड यूकैरियोट इज नोन एज साइटोसोल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए एंटर करता है साइटोसोल में राइबोसोमल आरएनए। The ground material of the nucleus is often referred to as nucleoplasm। तो ग्राउंड मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ रिच इन एंजाइम्स सच एज डीएनए पॉलीमराइजेस एंड आरएनए पॉलीमरेजेस। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं और आरएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली डीएनए पॉलीमरेजेस वो होते हैं जो कि डीएनए को एक स्पेशल एंजाइम है। पहली बात तो ये कि एक स्पेशल एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेजेस जो कि हेल्प करता है डीएनए की न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस में, यानी न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होने में उसकी हेल्प करता है। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेजेस है, इसकी भी न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होने में ये एक एंजाइम है जो कि आरएनए की स्ट्रैंड्स को, जो न्यू स्ट्रैंड्स होती हैं उसकी सिंथेसिस करता है, यानी बनाने में हेल्प करता है। Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare condition of aging beginning at birth. Incidence 1 in 5 million births. HGPS occurs as a result of distortion of nuclear envelope due to accumulation of abnormal protein, namely lamina A। ओके, बेसिकली हंचिंसन-गिलफोर्ड प्रोगेरिया एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे ये बहुत ही रेयर होता है ये, और ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। लेकिन इसमें जो चाइल्ड की बर्थ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। चाइल्ड की जब बर्थ होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कोई प्रोगेरिया का सिंड्रोम है, क्योंकि उसकी बर्थ बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिल्कुल अपीयर ऐसे होगी कि नॉर्मल है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो उसके पहले 2 साल होते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं, उसमें उसकी एज रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब इसमें बहुत ही एक अजीब सा एक रेयर सी कंडीशन है, जेनेटिकली ये है। लेकिन इसमें ये बेसिकली कैसा होता है कि बहुत ही जल्दी किसी भी चाइल्ड की जो एज होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली
तो इसका कॉज बेसिकली ये होता है कि जो LMNA जीन होती है वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती रहती है एक प्रोटीन को जिसका नाम होता है लेमिन। ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप न्यूक्लियस का बनाने में सेल्स के अंदर। तो इसका कोई भी मतलब क्योर नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको एक चाइल्ड की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं मेडिकल विज़िट्स के ज़रिए, ताकि उसका वेट और हाइट वगैरह मेजर करा सकें, ताकि उसकी किसी तरह नॉर्मल ग्रोथ हो सके, किसी भी वैल्यू पे उसकी हाइट और वेट सही रख सकें। इतना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कोई क्योर है वो नहीं हुआ है अभी तक। और बेसिकली ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि आपको पता नहीं चलता जब ग्रोथ होती है, बर्थ होती है चाइल्ड की, लेकिन जब उसकी स्टार्टिंग 2 इयर्स में ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही रैपिडली एजिंग स्टार्ट होती है। आप इसकी गूगल पे सर्च करके इमेजेस भी देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि रैपिडली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रैपिडली एजिंग होती है एक चाइल्ड की, जो कि बहुत ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, तो बेसिकली जो